नमस्कार दोस्तों, आई माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपके तिरुपति सर। दिस इज माय चैनल तिरुपति सर्स बायोलॉजी, राइट। लास्ट के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था यूकैरियोटिक सेल और उसके कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। दैट मींस द ऑर्गेनेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और उसमें जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो अपन ने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। और सेल वॉल के नीचे का जो मेम्ब्रेन है, जिसको अपन सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसका भी स्ट्रक्चर अपन ने डिटेल में देखा था, राइट। तो ये स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे होंगे तो इस स्ट्रक्चर में जितने भी ऑर्गेनेल्स है, हर एक ऑर्गेनेल के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने चालू किया था सेल वॉल, जो कि प्लांट सेल में होता है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल है उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, राइट। इसके बाद आता है नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। तो सेल वॉल के बाद जो स्ट्रक्चर अपन ने डिटेल में पढ़ा है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इसका भी मैंने डिटेल में आपको बताया था, राइट। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज साइटोप्लाज्म। अभी ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर में ये पूरा क्या है, यहाँ पे जो फ्लूइड मैट्रिक्स है, जो कोलाइडल मैट्रिक्स होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर में, ये जो यहाँ पे जितना भी फ्लूइड, ग्राउंड फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। टेक्निकली साइंटिफिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं? साइटोप्लाज्म इज अ ग्राउंड सब्सटेंस और अ कोलाइडल मैट्रिक्स जिसका एक सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी होता है। ये कोलाइडल मैट्रिक्स होता है। इज इट क्लियर? और वैसे अगर देखा जाए तो साइटोप्लाज्म जो है ये कोलाइडल मैट्रिक्स है जो कि एक विस्कस सब्सटेंस होता है। विस्कस सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी होता है इस फ्लूइड का, जिसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म अगर देखा जाए तो ये स्टैटिक नहीं रहता है। स्टैटिक मतलब एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है। इसका एक मूवमेंट होता है, मतलब ये जो सेल के अंदर में साइटोसोल ये फ्रीली मूव होता है। इज इट क्लियर? जिसको अपन कहते हैं, इसका साइंटिफिक टर्म है जिसको अपन कहते हैं इट शोज अ स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स। तो साइटोसोल बिकॉज ऑफ इट्स सेमी सॉलिड नेचर, ये जो है ये हल्का सा एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट दिखाता है सेल के अंदर में, जिसको अपन कहते हैं साइक्लोसोल। What it is called? Cyclosol. So cyclosol is nothing but the streaming movement of the fluid inside the cell is called cyclosol. So मेरा कहने का मतलब है सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म है वो कुछ स्ट्रीमिंग मूवमेंट दिखाता है। हल्का सा एक मूवमेंट होता है इस फ्लूइड का, जिसको अपन कहते हैं साइक्लोसोल। इसको अपन कहते हैं साइक्लोसोल। देन नेक्स्ट पॉइंट अपने को देखना है कंपोजिशन। What about the composition of the cytoplasm? As you know very well that साइटोप्लाज्म इट कंसिस्ट ऑफ द मेजर पार्ट क्या रहता है, इसमें वाटर रहता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे कि अमीनो एसिड्स है, राइट, प्रोटीन्स है, देन विटामिन्स है, एंजाइम्स है, कुछ मिनरल्स है या न्यूट्रिएंट्स है। तो ये सारे कंटेंट जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि फॉस्फेट्स है ना, सल्फेट्स है, फॉस्फेट्स है, मैग्नीशियम कंटेंट है कुछ, राइट। सो जितने भी मिनरल्स है या आयंस या सोल्यूट्स है उसको अपन किसमें क्लासिफाई करेंगे? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में। सो हियर द साइटोप्लाज्म इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट, अभी आपको ये भी पता होगा सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म है, यहां पे अगर आप देख रहे होंगे दिस इज द साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म वो एरिया है जहां पे कई सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द सेंस, जैसे आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जब सेल के अंदर में आता है तो ग्लाइकोलाइसिस आपने नाम सुना है, एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ये पायरुवेट या पायरुविक एसिड बनाता है। तो ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म से लेके पायरुविक एसिड बनने तक ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहां पे होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। इज इट क्लियर? तो साइटोप्लाज्म वो एरिया है जहां पे कई सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी होती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे दिया है, व्हाट इट इज the distribution and exchange of the cell materials between the various cell organelles. साइटोप्लाज्म वो एरिया है जहां पे कई सारे ऑर्गेनेल्स, सेल के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेल्स मतलब आप यहां पे देख रहे होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देन गोल्गी बॉडीज है, गोल्गी वेसिकल्स है, इसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम इज हियर। सो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है।
तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो बिना कोऑर्डिनेशन के भी काम करते हैं। तो उनको भी क्लासिफाई किया है। किस हिसाब से क्लासिफाई किया है? लेट्स सी। सेल ऑर्गेनेल्स, नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑर्गेनेल जो है डिपेंडिंग ऑन देयर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? आपको पता है कि सेल के अंदर में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इट मींस ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स दे परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस और द एक्टिविटीज। सो उसमें से कुछ ऑर्गेनेल जो है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, एक कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं और एक कंप्लीट टास्क परफॉर्म करते हैं। और कुछ सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं जो इंडिपेंडेंटली अपना जो भी फंक्शन है वो खुद इंडिपेंडेंटली अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इज इट क्लियर? सो सेल ऑर्गेनेल्स को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोऑर्डिनेशन। जब एक से ज्यादा ऑर्गेनेल्स आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जब कोई भी टास्क या कोई भी फंक्शन पर्टिकुलरली जब वो कंप्लीट करते हैं तो उनको अपन कहते हैं कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनेल्स। इज इट क्लियर? सो जो भी ऑर्गेनेल्स कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं उनको अपन कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनेल्स कब? जब ये सारे ऑर्गेनेल्स आपस में कोऑर्डिनेशन में जब ये पर्टिकुलर फंक्शन कंप्लीटली या परफॉर्म करते हैं तो उसको अपन कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देन नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो सेल ऑर्गेनेल्स इंडिपेंडेंटली वो अपना खुद का फंक्शन वो अपना परफॉर्म करते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स और विदाउट कोऑर्डिनेटिंग विद द अदर सेल ऑर्गेनेल्स। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एंडोमेम्ब्रेन एंड द नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जैसे यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्गेनेल्स का नाम लिखा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का जो कवरिंग है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। सो ये कुछ ऑर्गेनेल्स का मैंने नाम लिखा है। ऑल दिस ऑर्गेनेल्स दे परफॉर्म देयर फंक्शन इन कोऑर्डिनेशन। वो अपना फंक्शन जो है कोऑर्डिनेशन में परफॉर्म करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर ऑफ सेल जो एटीपी जनरेट करता है। क्लोरोप्लास्ट जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। सो दोनों अपने खुद के फंक्शन वो इंडिपेंडेंटली अपना अपना परफॉर्म करते हैं जिसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो जो कोऑर्डिनेशन नहीं है उनको नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और जिसमें आपस में कोऑर्डिनेशन है ऑर्गेनेल्स के बीच में उसको अपन कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो ये हो गया साइटोप्लाज्म के बारे में। अभी साइटोप्लाज्म में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं आपको पता है कि दिस इज द साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस को लगते क्या है? दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज कॉल्ड ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगेन दो टाइप का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ किसको कहते हैं? द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज एसोसिएटेड विद द राइबोसोम्स। यहाँ पे देख रहे होंगे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कुछ डॉट डॉट मैंने दिखाया है। सो ऑल दीज आर द स्मॉल ग्रैन्यूल्स जिसको अपन राइबोसोम्स कहते हैं। सो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम से एसोसिएट है तो इसको अपन कहते हैं रफ। कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नीचे का अगर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने डॉट डॉट स्ट्रक्चर नहीं दिखाया है, यहाँ पे कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये अगेन इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लेकिन इसको अपन कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं इसको? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज इट क्लियर? सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद द राइबोसोम्स इसको अपन कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड व्हेन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट एसोसिएटेड विद द राइबोसोम्स देन इट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज इट क्लियर? सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर निकालूंगा, देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद अपन पढ़ेंगे गोल्गी बॉडीज और उसके बाद अपन पढ़ेंगे लाइसोसोम्स। क्यों ये तीनों को साथ में पढ़ना है? बिकॉज दीज आर एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, ये सारे ऑर्गेनेल जो है वो कोऑर्डिनेशन में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। राइट? सो वी विल सी वन बाय वन। सबसे पहले अपन देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज फॉलोड बाय लाइसोसोम्स। राइट? चलो मैं स्ट्रक्चर निकालता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन। So here is the structure of endoplasmic reticulum and the Golgi bodies, right? तो ये दोनों स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे निकाला है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। क्या पढ़ेंगे अपन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है दिस वन,
यहां से लेके यहां तक जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको अपन कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे दिखाई दे रहा है, लेट्स सी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट लुक्स लाइक अ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। यहां पे देखो आप, एक फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूबुल फॉर्म में ये दिख रहा है, इज इट क्लियर? सो इसको क्या लिख सकते हैं, इट लुक्स लाइक अ फ्लैटेंड सैक लाइक और ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। कैसे दिखा है, ये ट्यूब लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर यहां पे दिखाई दे रहा है, इज इट क्लियर? नाउ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and second is smooth endoplasmic reticulum. Rough क्या बताया, just I told you right now, rough मतलब the endoplasmic reticulum which is associated with the ribosomes, जिसके ऊपर ribosomes हो गए उसको अपन कहेंगे rough endoplasmic reticulum। अभी राइबोसोम्स का मेन काम क्या है, राइबोसोम्स मेनली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स वो फैक्ट्री है जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होता है, राइट। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज एसोसिएटेड विद द राइबोसोम्स, उसको अपन कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ यहां पे आप स्ट्रक्चर देखिए, यहां पे जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे मैंने कुछ डॉट्स या राइबोसोम्स वहां पे शो किया है या नहीं किया है, दैट मींस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम when it is not associated with the ribosomes then it is called smooth endoplasmic reticulum। सिंपल लैंग्वेज में आपको ध्यान में रखना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वहां पे राइबोसोम्स रहेंगे, यहाँ पे मेम्ब्रेन पे दिखाई देंगे आपको। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे आपको राइबोसोम्स दिखाई नहीं देंगे, इज इट क्लियर? अभी दोनों का फंक्शन अलग अलग है। व्हाट इज द फंक्शन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे राइबोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स का काम क्या है, राइबोसोम्स मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे राइबोसोम्स होंगे वहां पे वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स जब ये प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं तो उनको अपन कहते हैं सेक्रेटरी प्रोटीन्स। सो जो भी प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम्स के पास से सिंथेसाइज या सीक्रेट हो रहे हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, सेक्रेटरी प्रोटीन्स। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है, देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लिपिड सिंथेसिस। इसका मेन काम है लिपिड को सिंथेसाइज करना। Now the role of smooth endoplasmic reticulum it may vary from the cell to cell। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे मैंने आपको बताया कि लिपिड का सिंथेसिस करता है, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गन चेंज होता है वैसे वैसे उस पर्टिकुलर ऑर्गन के सेल में इसका फंक्शन भी वैरी होता है। मेरा कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल लिवर है, लिवर सेल, लिवर। Now liver which consists of the n number of cells, लिवर के अपने सेल्स है, अभी उस सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, तो उसका फंक्शन क्या है, लिवर में जो सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ड्रग्स और पॉइजनस सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब जो ये टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करता है। कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनेल, the cell which is present in the organelle, उसका फंक्शन वैरी होते रहता है। अगर ये लिवर सेल में है तो लिवर सेल के पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन, कुछ पॉइजनस केमिकल से या ड्रग से जिसको नॉन टॉक्सिफाई करके उसको बाहर भेजना है, तो ये कौन करेगा, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। वही अगर मैं मसल्स की बात करूं, अभी फिर से साइड चेंज हो गया, अभी मैंने लिवर बताया, अभी यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस स्मूथ मसल के सेल में रहेगा तो वहां पे ये अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? इट विल मेनली इन्वॉल्व इन द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम। सो स्मूथ मसल सेल्स के अंदर में, सेल के अंदर में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वहां पे कैल्शियम डिपोजिशन का काम करता है। सो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनेल, अलग अलग ऑर्गेनेल में
अलग अलग ऑर्गेनेल के सेल में ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। लीवर है तो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, स्मूथ मसल है तो क्या करता है, स्मूथ मसल है तो ये कैल्शियम का डिपोजिशन करता है। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यही अगर एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड कहां पे होता है, किडनी, अबव द किडनी देयर इज अ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का मेन काम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड इट विल सीक्रेट द स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये कुछ स्टेरॉइड सीक्रेट करता है। तो यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब एड्रिनल ग्लैंड में, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, उस ग्लैंड के सेल में जब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वहां पे ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये कुछ स्टेरॉइड्स का सीक्रेशन करेगा। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन, राइट, ऑर्गेनेल अलग है, साइट अलग है, लोकेशन अलग है, तो फंक्शन भी उसका वैरी होते जाता है। इज इट क्लियर? ये हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में मैंने क्या बताया, रफ जो है मेनली ये प्रोटीन का सिंथेसिस काम करता है। फॉर एग्जांपल पैनक्रियास, आपको पता है पैनक्रियास एग्जैक्टली इट इज प्रेजेंट बिलो द स्टमक। इज इट क्लियर? तो स्टमक के नीचे जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास का मेन फंक्शन क्या है, इंसुलिन का सिक्रेशन करना। अभी इंसुलिन क्या है, इंसुलिन वैसे केमिकली पेप्टाइड है, मतलब ये प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन कौन सीक्रेट करता है या कौन सिंथेसाइज करता है, ऑफ कोर्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो पैनक्रियास सेल्स के अंदर में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है या सीक्रेट कर रहा है, दैट इज इंसुलिन। वो इंसुलिन सीक्रेट करता है। इज इट क्लियर? सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये लिपिड को सिंथेसाइज करेगा या डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। ये मेन दो फंक्शन है रफ और स्मूथ। इज इट क्लियर? सो रफ एंडोप्लाज्मिक या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे कहां से कहां तक एक्सटेंड हुआ है, इट अराइज फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलता है, देन इट गेट एक्सटेंड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? सो यहां से ये एक्सटेंड होता है और यहां तक जाता है। सो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये फ्रेमवर्क बनाता है। इट विल प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द कंप्लीट सेल, जिसके वजह से सेल का शेप भी बना रहता है और बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स है ये साइटोप्लाज्म में वो अपनी अपनी पोजीशन पकड़ के रखते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस फ्रेमवर्क व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Am I right? So this is one more function, endoplasmic reticulum. Now endoplasmic reticulum यहाँ पे आप देख रहे होगा। So मैंने जैसे आपको बताया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, मतलब प्रोटीन को सीक्रेट करेगा। So यहाँ पे जो भी प्रोटीन सीक्रेट होंगे, जो भी प्रोटीन सीक्रेट होंगे, नाउ ये ट्रांजिशन फेज से, यहाँ से ट्रांजिशन फेज से ये वेसिकल्स के फॉर्म में, ये वेसिकल्स के फॉर्म में प्रोटीन स्टोर होके ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़ देंगे और वहां से ये ट्रांजिशन फेज से ये कहां पे आएगा, ये आएगा गोल्जी बॉडीज। दिस इज गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज का ही दूसरा नाम है गोल्जी अपैरेटस, इसी का और एक नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर? सो यहां से जो भी प्रोटीन सीक्रेट होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम दिस ट्रांजिशन फेज ये कहां पे आएगा, अभी गोल्जी बॉडीज के पास। अभी गोल्जी बॉडीज के पास दो फेजेस है। ऊपर के फेज को अपन कहते हैं सिस फेज, मतलब रिसीविंग एंड या रिसीविंग फेज को अपन कहते हैं रिसीविंग साइड या सिस फेज, राइट। और रिसीव करने के बाद गोल्जी बॉडीज का काम है जो भी उसको प्रोटीन्स मिलते हैं या लिपिड्स मिलते हैं उसको मॉडिफाई करना, उसको कंडेंस करना। और मॉडिफिकेशन करने के बाद जब यहां से वो सीक्रेटरी प्रोटीन्स हो या लिपिड्स हो जब मॉडिफाइड फॉर्म में बाहर निकलते हैं तो कहां से निकलेंगे, ट्रांसफेज, इस फेज से। तो सिस फेज जो है गोल्जी बॉडीज का ये प्रोटीन्स को रिसीव करेगा और जो ट्रांस फेज है ये मॉडिफाई करके प्रोटीन्स को भेजेगा और जहां भी इसकी रिक्वायरमेंट है सेल में वहां पे ये भेजेगा। इज इट क्लियर? अभी बात करते हैं गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज क्या है बेटा, अगेन इट लुक्स लाइक अ फ्लैटेंड साइक्लाइड स्ट्रक्चर और द ट्यूब्स। जैसे मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताया है वैसे गोल्जी बॉडीज में कई सारे फ्लैटेंड साइक्लाइड स्ट्रक्चर है। मतलब आपको पता है कि जो कार्ड्स खेलते हैं, जो पत्ते खेलते हैं, वो जो टप्पी होती है उसकी इट इज कॉल्ड स्टैक लाइक। जो कार्ड्स की टप्पी होती है दैट इज कॉल्ड स्टैक लाइक, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो वैसे ये जो सैक्स है या ट्यूबुल्स है वो एक के ऊपर एक है, इसको अपन कहते हैं स्टैक ऑफ ट्यूबुल्स। इज इट क्लियर? स्टैक ऑफ ट्यूबुल्स। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे जितने भी साइक्लाइड स्ट्रक्चर्स या ट्यूबुल्स है वो नॉन कनेक्टेड है, वो फ्रीली है,
फ्री है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी ट्यूबुल्स है वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। इज इट क्लियर? सो मैंने क्या बताया आपको कि गोल्गी बॉडीज में एक सिस फेज है और एक ट्रांस फेज है। सिस फेज इज इमैच्योर फेज, ये रिसीविंग एंड है, और ये क्या है, लिविंग एंड है। तो यहां से जो भी प्रोटीन्स आएंगे, यहां से प्रोटीन्स जो आएंगे रॉ फॉर्म में, कहां पे आएंगे, सिस फेज में। सिस फेज में आने के बाद ये कहां पे जाएगा प्रोटीन, वो इसके लुमेन में। लुमेन मतलब वो जो ट्यूब का अंदर का स्पेस है, दैट इज कॉल्ड लुमिनल साइड। तो ये लुमेन में जाएगा। लुमेन में जाने के बाद गोल्गी बॉडीज क्या करेगा, गोल्गी बॉडीज उन प्रोटीन्स या लिपिड्स को मॉडिफाई करेगा, उसको कंडेंस करेगा। गोल्गी बॉडीज दो तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। गोल्गी बॉडीज दो तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन कौन से है? तो फर्स्ट फंक्शन जो है, फर्स्ट फंक्शन इज मॉडिफिकेशन ऑफ सीक्रेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फर्स्ट फंक्शन है गोल्गी बॉडीज का। मतलब क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ सीक्रेशंस। सीक्रेशंस किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। मतलब यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी सीक्रेशंस आ रहे हैं इसके पास, ये उन सीक्रेशंस को मॉडिफाई करेगा। इसलिए मैंने लिखा है मॉडिफिकेशन ऑफ सीक्रेशंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन इज सीक्रेशन ऑफ सर्टेन सीक्रेटरी सब्सटेंसेस। मतलब गोल्गी बॉडीज यहां से जो मिलेंगे उसको मॉडिफाई करता है। उसके अलावा गोल्गी बॉडीज खुद होके भी कुछ सीक्रेटरी सब्सटेंस को खुद सीक्रेट करता है। सो इट इज सीक्रेशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। ये खुद भी सर्टेन सब्सटेंसेस को सीक्रेट करता है, राइट। सो एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल यहां से प्रोटीन्स आया या ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलो या ग्लाइकोलिपिड्स हो, तो जब यहां से आते हैं तो कहां पे आएंगे, गोल्गी बॉडीज के पास। जब ये यहां पे आएगा, सो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, फॉर एग्जांपल अगर वो ग्लाइकोप्रोटीन लिया तो गोल्गी बॉडी डिसाइड करेगा कि कौन सा पार्ट उसको रखना है और कौन सा पार्ट वहां से निकालना है, या कौन सा रीयूनाइट करना है, ताकि उसका स्ट्रक्चरल कंडेंसेशन हो गया और प्रॉपर्ली मॉडिफाई होकर फिनिश फॉर्म में उसको ट्रांसफर कर सके। ये कौन करता है, गोल्गी बॉडीज करता है। और जैसे ही स्ट्रक्चरल कंडेंसेशन या मॉडिफिकेशन हो जाएगा, यहां पे अगर आप देख रहे हो, दिस इज ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ये अगर आप देख रहे होंगे वेसिकल्स, सो दीज आर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। इज इट क्लियर? अभी इस वेसिकल्स में ये जो वेसिकल्स यहां से निकल रहे हैं लिविंग एंड से, इस वेसिकल्स में फिनिश ग्लाइकोप्रोटीन्स और फिनिश ग्लाइकोलिपिड्स जो मॉडिफाइड फॉर्म में यहां से वो लीव होंगे। इज इट क्लियर? और स्ट्रक्चर में जहां पे उसकी यूज है, उस पर्टिकुलर सेल में जहां पे उसका यूटिलाइजेशन है, वो वहां पे जाके वो उसको दे देगा। इज इट क्लियर? ये हो गया गोल्गी बॉडीज। एवरीवन इज क्लियर? यस। अब एक गोल्गी बॉडीज सबसे पहले किसने स्टडी किया है? ये साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये साइंटिस्ट जो कि मुझे पहले बताना चाहिए। गोल्गी बॉडीज सबसे पहले किसने स्टडी किया है? कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। कौन है बेटा? कैमिलो गोल्गी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब्ड गोल्गी बॉडीज। इन्होंने सबसे पहले गोल्गी बॉडीज को डिस्क्राइब किया। सो कैमिलो गोल्गी, इसलिए नाम दिया है गोल्गी। गोल्गी बॉडीज को किसने, उस स्ट्रक्चर के बारे में किसने डिस्क्राइब किया है, किसने बताया है इसके बारे में? गोल्गी, कैमिलो गोल्गी ने। इसलिए नाम क्या दिया है? गोल्गी। सो कैमिलो गोल्गी वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब्ड गोल्गी बॉडीज इन 1898 में कैमिलो गोल्गी ने सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया है। उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में डाल्टन एंड फेलिक्स ने 1954 में गोल्गी बॉडीज का अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, जब अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जब स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, उस इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले किसने पढ़ा? डाल्टन फेलिक्स ने। कैमिलो गोल्गी ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया, मतलब गोल्गी बॉडीज क्या है, क्या रहता है, इज इट क्लियर, व्हाट इट परफॉर्म्स। तो ये जो बातें हैं ये सबसे पहले कैमिलो गोल्गी ने बताया। डाल्टन फेलिक्स क्या बताया मैंने? डाल्टन फेलिक्स ने सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, तो 1954। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज। इज इट क्लियर? इन कंटिन्यूएशन टू वन मोर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है क्या, किसके बारे में पढ़ना है? लाइसोसोम्स के बारे में। इज इट क्लियर? सो एक स्ट्रक्चर में निकालूंगा लाइसोसोम्स का, फिर उसको भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, राइट?